नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी अनुवाद से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। ठीक है। और आपको बता दूं कि यह लेक्चर जो होगा, अभी तक जितने भी लेक्चर्स आपने देखे होंगे उन सभी के एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, उन सभी से रिलेटेड जो होगा उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, या उन सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन सभी का रिवीजन होगा ये। ठीक है। इसमें हमने अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्नों को समाहित किया है। और ये जो प्रश्न हैं ये 8 इकाइयों से बनने वाले क्वेश्चन हैं, यानी आपको किसी प्रकार का कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। यहां पर थोड़ा सा एक बार मैं नई माइक लाया हूं, इसमें थोड़ा सा दिक्कत, मेरे हिसाब से वॉइस थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रही होगी, तो उसको मैनेज करिएगा, ऐसे ही वॉइस आएगी। बाकी मैं लखनऊ जाऊंगा 1-2 दिनों में, तो फिर बढ़िया माइक की व्यवस्था होने वाली है, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा क्योंकि आपके पेपर लगे हुए। लखनऊ जाने में कम से कम 1 से 2 दिन का समय मेरा चला जाएगा। इस वजह से मैं नहीं चाह रहा हूं कि वहां पर जाकर के हमको एक अच्छी माइक लेनी पड़ी, मतलब कि अभी चूंकि पेपर आपके चल रहे हैं, लेकिन प्रयास यही है कि किसी से मंगवाएंगे या फिर जो है जल्दी से व्यवस्था की जाएगी आपके लिए। हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद की अगर बात करें बेटा, तो हिंदी अनुवाद में आपको एक प्रकार से बीए 4th सेमेस्टर में बेसिकली आपको हिंदी अनुवाद पढ़ना पड़ता है। तो यह लिखित मॉडल पेपर, लिखित माने अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे इसमें। अब की बार यही क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 2025 और 26 का ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है। ठीक है। अब आइए एक एक प्रश्नों को बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो कहीं पर जाइएगा मत, बहुत ही आसानी से आप समझने का प्रयास करिएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि आपको बहुत ही बेहतर शिक्षा देने का काम करता है। कंटेंट आपका ठीक ठाक होता है, आपकी परीक्षा से मैच होता है, और परीक्षा के अंतिम दिनों में शुक्ला स्टडी पॉइंट पर हर एक बीए का बच्चा डिपेंड होता है। और वो डिपेंड इसलिए होता है क्योंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अच्छा कंटेंट मिलता है और वो एक प्रकार से बच्चों का ख्याल रखता है। ठीक है। यहां पर कुछ बच्चे एक प्रकार से, जो मैं पीडीएफ कोर्स के लिए व्यवस्था किया था, पीडीएफ और वीडियो लेक्चर्स के लिए, उसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी जो है मैं आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर दूंगा, आपने जो है 100 रुपए जो है आप कोर्स के लिए रख दिए हैं। तो मैं कहता हूं भाई वीडियो आपके लिए फ्री है, यूट्यूब पर पूरी वीडियोस फ्री है, आप देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट मैंने बना दी, उसमें सारे वीडियोस है जो यूट्यूब से आप देख सकते हैं। लेकिन पीडीएफ नोट्स उन बच्चों के लिए रखा गया है जो कि नौकरी करते हैं, या फिर जो एक प्रकार से डीपली पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास समय नहीं है, वो पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं, वीडियो नहीं देखने में रुचि ले रहे हैं, तो वो बच्चे जोड़ सकते हैं। ठीक है। पीडीएफ नोट्स में, जिसमें ये सब पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी, लिखित का भी। और ऑब्जेक्टिव लिखित का वैसे तो कोर्स सभी जुड़ना चाहिए, और केवल 100 रुपए फीस में अगर सभी सब्जेक्ट का, 5 सब्जेक्ट की आपकी व्यवस्था की जा रही है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको लेकर के अगर आप, ये जो है हमारे पास कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे एसएमएस किए कि गुरुजी जो है ऐसा तमाम प्रकार के, मतलब कि हम आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे, आप तो पैसा ले रहे हो। अरे भाई, दुनिया में कौन पैसा नहीं ले रहा, आप हमको ये बता दो। आपसे केवल 100 रुपए तो फीस रखी गई है, उससे ज्यादा फीस की तो डिमांड रखी नहीं गई है। 100 रुपए में एक सब्जेक्ट आदमी पढ़ाता है, मैं 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी ले रहा हूं, और साथ ही साथ में आपका को करिकुलर की भी प्रैक्टिस सेट तमाम मिल रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में, जिसको आप पीडीएफ निकलवा करके प्रैक्टिस सेट कर सकते हो उसको, कि आपने कितने सही किए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, लिखित टाइप का, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय का मॉडल पेपर दिया जा रहा है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई जो है, जो आप सोच रहे अमानवीय कृत नहीं है। ये एक प्रकार से आप एडमिशन लेते हैं बीए में, बीए में एडमिशन लेने के बाद में आपको कम से कम 2500-3000 रुपए एडमिशन का लगता है। ठीक है। एक सेमेस्टर का फीस आप इतना देते हैं। अब उसमें आप नहीं कहते कि शिक्षा जो है को व्यापार बनाया जा रहा है। अब 100 रुपए हमने कह दिया, अब उसके लिए इतना आप फाफा कूट रहे हैं व्हाट्सएप पे आकर के, गुरुजी आप ऐसा कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो गए हैं, लेकिन कुछ बच्चे जैसे जो जानबूझ करके बस केवल मौज काटने के लिए आते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं। बाकी हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं गुरुजी 100 रुपए आप क्यों रखते हैं, कम से कम 500-600 रुपए फीस रखिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बीए के बच्चे गांव क्षेत्र से आते हैं और 100 रुपए उनके लिए बहुत बड़ी रकम होती है मेरे हिसाब से। उसके लिए 100 रुपए में 5 सब्जेक्ट एक प्रकार से, वैसे आप मार्केट जाओगे, एक कक्षा खरीदने के लिए अगर आप जाओगे तो 100 रुपए का आजकल एक कक्षा मिलता है। आप सोचो 100 रुपए की कीमत क्या हो चुकी है आज के भौतिकवादी समाज में, लेकिन वो आपको नहीं दिखता है। बस केवल दिखता है कि शुक्ला सर 100 रुपए ले रहे हैं। ठीक है। ये नहीं दिखता कि शुक्ला सर कंटेंट कितना मेहनत से बनाते होंगे, और कंटेंट के पीछे वो एक प्रकार से उनका भी तो पैसा खर्च होता है। जो पैसा आप देते हो मेरे पास रखा थोड़ी रहता है, वो भी खर्च होता है। ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इसको लेकर के बिल्कुल भी आप ये ना सोचे कि गुरुजी ऐसा कर रहे हैं,
मैं यूट्यूब पर भी फ्री में पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब पर वीडियोस आप देखिए। लेकिन अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट लेनी है, तो आपको एक प्रकार से वो 100 रुपए फीस जमा करनी होगी। ठीक है, आप एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएंगे तो 300 से 400 रुपए केवल फीस लेता है और दवा का पैसा अलग से लगता है। तो वो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बस केवल कह रहा हूं कि आपको पीडीएफ भी मिलेगा, आपको एक इकट्ठा कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको इकट्ठा मिल जाएगा और सब कुछ एक प्रकार से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। आइए बिना समय गए मैं चर्चा करता हूं। तो ये उन बच्चों के लिए संदेश था जो एक प्रकार से बेमतलब क्या करके जो है व्हाट्सएप पे या फोन करके ऐसा कह रहे थे, उनके लिए मैं एक संदेश देना चाह रहा था, तो मैंने आपको बता दिया। बहरहाल आज का वीडियो अगर आपने देख लिया, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं पूरे दावेदारी के साथ कहता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चंस पेपर में नहीं फंसने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, अनुवाद और समाज में क्या संबंध है? देखिए अनुवाद जो है आज के समाज के लिए बहुत जरूरी हो चुका है। आज आप जो है भौतिकवादी समाज में चकाचौंध भरी दुनिया है, किधर भी आप जा रहे हैं तो आप देखेंगे, आपके बनारस में आप चले जाएं, बनारस में आपको तमाम देशों के लोग आते हुए मिल जाएंगे। तो समाज में आप देखते हैं वहीं पर एक व्यक्ति कोई जो है दुभाषिया का काम कर रहा है, एक दूसरे को समझा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे अनुवाद बहुत जरूरी हो गया है। अनुवाद के बिना आज का समाज संभव नहीं है। अनुवाद आजकल गूगल ट्रांसलेटर में होगा कि आप दुनिया की किसी भाषा को समझ सकते हैं, किसी भी संस्कृति को जान सकते हैं, किसी दुनिया के किसी समाज में क्या चल रहा है उसको आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं, अपनी लिपि में उसको लिख करके देख सकते हैं। तो ये इसका फायदा होता है। लिखेंगे कि समाज वह सामाजिक इकाई है जिसमें मानव रूपी सामाजिक प्राणी निवास करता है। अरस्तु ने क्या कहा था बेटा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी है तो उसमें सामाजिक संबंध पाया जाता है। मैकआवर पेज ने भी कहा कि सामाजिक संबंध पाया जाता है, उससे समाज का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं पे सामाजिक प्राणी जो है वो किसमें रहता है? वो समाज में रहता है। और यही कारण है कि समाज की हर गतिविधि वहां के साहित्य को प्रभावित करती है। यानी समाज साहित्य का दर्पण है, विद्वानों ने भी कहा है। यानी जो चीजें समाज में घटित होती हैं वो चीजें साहित्य में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो हर एक देश का साहित्य हम पढ़ते हैं अनुवाद के द्वारा ही, और उसके बाद में वहां के समाज के बारे में जानकारी हमको मिल जाती है कि उनका रहन सहन कैसा होगा, पहनावा हवा कैसा है, बोलचाल, खाने पीने का ढंग कैसा है। ये सब तभी हम जान पाते हैं जब एक प्रकार से उनकी लैंग्वेज को जानते हैं। आजकल आप बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड की मूवीज, आप दक्षिण भारत की तमाम मूवीज आज की लोकप्रियता क्यों मिली है? क्योंकि डब्ड, ऑटो डब्ड की ऑप्शन आ गए हैं, या डब्ड किया जा रहा है उसको हिंदी में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमी, ठीक है, पहाड़ी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सभी में आपका उसका क्या किया जा रहा है? डब्ड किया जा रहा है, ताकि एक ऑडियंस सभी उसको समझे, उसके मनोभावों को समझे, जो कि एक प्रकार से लोग समझ भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे इसका कितना बड़ा महत्व है आप खुद ही जान पा रहे होंगे, खुद ही समझ पा रहे होंगे बेटा। ठीक है, चलिए, तो यही चीजें हैं। चाहे वो मौलिक साहित्य हो, मौलिक साहित्य जो कि एक प्रकार से खुद की रचना होती है, या अनुदित यानी किसी दूसरे की रचनाओं को आप अनुवाद के रूप में करके लिखे। अनुवाद बहुत जरूरी। मैकआवर और पेज कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, मनुष्य इसी सामाजिक परिधि के, यानी सामाजिक परिधि मतलब होता है एक दायरा, परिधि माने एक दायरा होता है। जैसे वृत्त की परिधि होती है जो एक सर्कल होता है वो, ठीक है, जैसे ये परिधि होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है? ये परिधि होती है। परिधि माने एक दायरा, ठीक है, इसी के अंदर ही सब कुछ होता है। तो उसके चतुर्दिक यानी इसके चारों तरफ विचरण करता है। ठीक है, मनुष्य इसके सामाजिक परिधि के, जो कि सामाजिक संबंधों के द्वारा बनी हुई है। आज के समय में अनुवाद की उपयोगिता और महत्व, यानी कि उसका जो एक प्रकार से यूजेस है, उसकी जो एक प्रकार से इंपॉर्टेंस है, वो लगातार बढ़ रही है अनुवाद की। क्योंकि अनुवाद के माध्यम से एक देश अथवा समाज के विचारों, भावों, मूल्यों और संस्कृतियों, सभ्यताओं को हम एक प्रकार से, या ज्ञान विज्ञान को अन्य देशों तक प्रसारित कर सकते हैं। यानी एक देश की परंपरा को, एक देश की सामाजिकता को, एक देश की सभ्यता को, संस्कृति को, मूल्य को, भावों को, सभी को हम जान पाते हैं अनुवाद के माध्यम से ही। या द्रुत गति से विभिन्न समाजों के विचार, द्रुत माने होता तीव्र गति से, ठीक है, बहुत जल्दी, विभिन्न समाजों के विचारों, तकनीकों, टेक्निक, समाचारों आदि के परस्पर विनिमय, विनिमय माने होता है एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना, तो उसके परस्पर विनिमय को भी गति प्रदान कर रहा है। यानी कि समाज के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सामाजिक विकास में आज सबसे ज्यादा भूमिका जो रही है बेटा, वो एक अनुवादक की रही है, कि अनुवाद की रही है। आजकल अनुवाद के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत भी नहीं पड़ती है, एक मशीन आ गई है, गूगल ट्रांसलेटर है, एक एप्लीकेशन है, उस पर आप फोटो खींचो किसी चीज की, अंग्रेजी में लिखा और हिंदी में आ जाएगा, अंग्रेजी से उर्दू कन्वर्ट कर लो, उर्दू से फारसी, फारसी जापानी, फ्रेंच, इटालियन, जिस भाषा में आप चाहो उस भाषा में कन्वर्ट कर लो। ये सुविधा आ गई है बेटा। तो कहने का मतलब यह है कि बड़ी सुविधाएं हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
प्रश्न संख्या 2 आप देखिएगा, संकेत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? देखिए, संकेत प्रणाली से तात्पर्य ऐसी सांकेतिक भाषा प्रणाली या चिन्ह प्रणाली से होता है जिसमें विचार संप्रेषण के लिए, विचार माने होता है जो आपके विचार हैं, संप्रेषण माने होता है उस विचार को एक दूसरे तक के लिए पहुंचाना। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है और हिंदी में इसके लिए एक शब्द का और प्रयोग किया जाता है, उस शब्द का नाम है संचार। संचार, संप्रेषण या कम्युनिकेशन, यानी हमारे जो मनोभाव हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं, यह एक संचार है। किसके माध्यम से पहुंचा रहे हैं? आप अपने फोन में, लैपटॉप में देख रहे हैं, हम अपने फोन, कैमरा और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से अपने विचारों का प्रसार कर रहे हैं बेटा। ये एक प्रकार से विचार विनिमय होता है, इसी को संप्रेषण कहा जाता है। जिस माध्यम से हम अपने विचारों का एक प्रकार से आदान प्रदान करते हैं वह माध्यम विनिमय का माध्यम कहलाता है या संचार का माध्यम कहलाता है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, यानी मनुष्य जो होता है वो अपने विचारों को एक प्रकार से क्या करता है? संप्रेषण के लिए ध्वनि श्रवणीय पद्धति के स्थान पर, ध्वनि श्रवणीय मतलब कि उसको सुनने के स्थान पर, जैसे कि हम आप बोल रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं, लेकिन हमारा हाथ भी ऐसे से हिल रहा है, वो हाथ ही सांकेतिक प्रणाली है। हमारा एक्सप्रेशन हो रहा है, जैसे कि आप देखते कहते हैं कि बिहारी लाल का दोहा आपने पढ़ा होगा, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया कि कहत नटत रिझत खिजत और मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत हैं नयनन ही सौबात। यानी एक कमरा है, उस कमरे में तमाम सारे लोग बैठे हैं, नाना प्रकार के लोग, नाना माने कई प्रकार के लोग हैं, एक स्त्री है और एक पुरुष है, जैसे एक दुल्हा दुल्हन की दिखाई मान लेते हैं होने वाली है, कमरा पूरा भरा हुआ है, उसमें बैठे हुए हैं सभी लोग, लेकिन सांकेतिक भाषा के माध्यम से एक दूसरे से उनकी आंखों के माध्यम से बातें हो जाती है। जैसे बॉलीवुड के गानों में आपने सुना होगा कि अखियों से गोली मारे। अब क्या आंखों के माध्यम से गोली मार पाना संभव है बेटा? बिल्कुल नहीं संभव है। लेकिन अखियों से गोली कैसे मारी जाती है? आप देखते हैं हीरोइन हीरो को ऐसे करके आंख मारती है और हीरो समझ जाता है कि हाँ, हमारा जो सिग्नल हमने दिया था उस सिग्नल पे हरी झंडी मिल गई है। ये चीजें एक प्रकार से सांकेतिक भाषा होती है। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपकी सांकेतिक भाषा का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मेरे हाथ ऐसे से हिल रहे हैं, मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन बदल रहा है, यही सब चीजें, आई कांटेक्ट, हम आपसे आंखों से आंखें मिला करके बात कर रहे हैं कि नजरों को तेरी नजरों से, याद आ गया कि नजरों को तेरी नजरों से कैसे मिलाएं जानी, तेरी दाई आंख कानी मेरी बाई आंख कानी। तो लेकिन अब यहां पर नजरें तो नहीं मिल रही, लेकिन चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो बयां कर रहा है कि हाले विचार क्या है, हाले दिल, एक प्रकार से जो विचार है हाले दिल के, वो बयां किस माध्यम से हो रहे हैं? तो सांकेतिक भाषा के माध्यम से। जो व्यक्ति गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, वो हाथ इशारों के माध्यम से ही साइन लैंग्वेज में समझा देते हैं, तो वो होता है आपका सांकेतिक प्रणाली। ठीक है, तो श्रवणीय ध्वनि पद्धति के स्थान पर, जिसको हम सुनते हैं उसको हटा दें, उसके स्थान पर अंग संकेतों और प्रतीक संकेतों का प्रयोग करते हैं। हाथ हिलाना, ये करना, वो करना, ये सब। बिहारी लाल का दोहा मैंने आपको बताया था कि पहले क्या करते, बिहारी लाल की जो मतलब की जो उसमें पुरुष और स्त्री का पात्र बैठे हुए, तो कैसे किस तरीके से बिहेव करते हैं? वो एक प्रकार से स्त्री को मतलब कहत, कहत माने किससे कहता है? बोल करके कहेगा क्या? नहीं, आंख मारता होगा तो कहेंगे हाँ कहत, तो कहता है। अब स्त्री को थोड़ा सा भरे समाज में ऐसा बोलना है तो कहत नटत, तो वो नट जाती है, थोड़ा सा गुस्से में हो जाती है। स्त्रियों की आदत होती है, गुस्सा उनके एक प्रकार से नाक पर होता है, स्वाभाविक सी बात है, उन्हीं के ऊपर गुस्सा अच्छा लगता है। अगर पुरुष गुस्सा करता है तो बेवकूफ है वो, ठीक है, स्त्रियों के ऊपर ही गुस्सा अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं जब वो गुस्सा होती है तो वो पुरुष का काम है उसको मनाना, स्त्रियों को, तो वो मनाता है। फिर कहत नटत रीझत, फिर वो रिझाने का प्रयास करता है, ऐसे करके कान पकड़ता है, बोलता नहीं, ऐसे कान पकड़ता है, रीझत, तो रिझाने का प्रयास करता है। खिजत, तो जैसे कान पकड़ता है ऐसे, तो वो क्या करती है कन्या, वो इधर से जो लड़की बैठी है वो एक प्रकार से खिजत, वो हंसने लगती है, वो थोड़ा सा एक प्रकार से क्या होती, थोड़ा सा कभी गुस्सा करती, कभी हंसने लगती, इस तरीके से खिजत। फिर मिलत, फिर आंखें मिलती हैं, फिर खिलत, फिर हंसते हैं दोनों लोग, फिर इस तरीके से लज्जा से जो है निगाहें झुक जाती हैं, यानी आंखों का झुक जाना ही लज्जा होता है, आंखों को मिलाना ही एक प्रकार से जो है उसको खिलना कहते हैं। इस तरीके से बिहारी लाल के इस दोहे को अगर पढ़ाना चाहें लगभग 1 दिन की क्लास चलेगी, लेकिन बहरहाल हम हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साइन लैंग्वेज है तो मैंने आपको बता दिया। तो सामान्यतः किसी अक्षर, शब्द अथवा वाक्य को किसी विशेष चिन्ह या प्रतीक के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है और साथ ही साथ इसमें हाथ के इशारों, शरीर तथा चेहरे के हाव भाव का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो ये हाथ हिला करके बता रहा हूं, जैसे मान लेते कुछ बच्चे हमसे एक प्रकार से ऐसे भी पढ़ते हैं जो कि एक प्रकार से सुन नहीं पाते, उनको हाथ के इशारों से वो थोड़ा सा
प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि सर जी क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, तो वॉइस सुन करके ही समझ जाते हैं चीजों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही फेमस प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आता रहता है। कोष के प्रकार बताए। कोष, कोष माने होता है डिक्शनरी। कोष माने क्या होता है? डिक्शनरी। हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी हो गई या तमाम प्रकार की डिक्शनरी होती है। मुख्यतः कोष तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्ति कोष, जब किसी व्यक्ति से रिलेटेड या उसके कहे गए वाक्यों के को आधार बना करके डिक्शनरी बनाई जाती है। तो जब किसी एक साहित्यकार के साहित्य में प्रयुक्त शब्दों को ध्यान में रख करके कोष का निर्माण किया जाता है, डिक्शनरी बनाई जाती है, तो वह कोष व्यक्ति कोष कहलाता है। जैसे कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं विलियम शेक्सपियर, बहुत बड़े नाटककार हैं। तो इनकी रचना जो एक प्रकार से, मतलब इनके बारे में इन्होंने अपनी अपनी रचनाओं में क्या क्या बातें कही हैं, इनके शब्दों को उठा करके पूरा कोष बना दिया जाए शेक्सपियर का, तो वो एक प्रकार से एक व्यक्ति कोष हो जाएगा। ऐसे राम भक्ति शाखा हिंदी में आपने तुलसीदास जी का नाम सुना होगा, उनके तुलसीदास जी के बारे में उन्होंने जो जो बातें कही उनका एक कोष बना दिया जाए, एक पुस्तक बना दी जाए उनके शब्दार्थों की, तो वो व्यक्ति कोष कहलाएगा। ऐसे ही छायावाद के बड़े लेखक जयशंकर प्रसाद के जो है एक प्रकार से उनके जो है तीन चीजों को लग करके लिख दे तो उसको करते हैं। ठीक है, ये सब साहित्यिक कोष या व्यक्ति कोष में शामिल है। ठीक है, उनके पर्टिकुलर पूरे जीवन से रिलेटेड जो उन्होंने कहा बातें। दूसरा कोष होता है पुस्तक कोष, यानी जब किसी एक लेखक की किसी प्रसिद्ध पुस्तक को आधार बना करके उस पुस्तक में लिखे शब्द और अर्थों को लिख करके उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हो, उसका अर्थ क्या होगा, उसका पर्यायवाची विलोम क्या होगा, सब कुछ डिक्शनरी में लिखा जाता है, तो वह एक प्रकार से पुस्तक कोष होता है। पुस्तक कोष में किसी एक प्रसिद्ध पुस्तक ग्रंथ में व्यक्त शब्दों को आधार बना करके कोष का निर्माण किया जाता है। जैसे तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस जो है उसको आधार बना करके लिखा जा सकता है। मैथिली शरणगुप्त की रचना साकेत महाकाव्य है, इसको जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है, उसको मुक्तिबोध की रचना है अंधेरे में, उसको। ठीक है, इस तरीके से हम जो है पुस्तक कोष का निर्माण करते हैं। ऐसे ही तीसरा कोष होता है बाबू भाषा कोष। भाषा कोष, इसमें क्या होता है, जैसे हिंदी के कुछ शब्द अंग्रेजी के शब्द लिख दिया गया, तो ये एक प्रकार से भाषा कोष होगा। हिंदी का अंग्रेजी में अर्थ, अंग्रेजी का फ्रेंच में या जर्मनी का इटालियन में, इस तरीके से। इसमें कोष एक भाषा में भी हो सकता है, एक से अधिक भाषा भी हो सकती है, दो भाषा भी हो सकते हैं। एक भाषा वाले कोष को एक भाषिक कोष, दो भाषा वाले कोष को द्विभाषिक कोष, और तमाम भाषाओं वाले कोष को बहुभाषिक कोष के नाम से जाना जाता है। भाषा कोष भी मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। वर्णनात्मक, जिसमें किसी शब्द का वर्णन, जैसे कोई शब्द दिया हो, शब्द का वर्णन पूरा किया जाएगा कि शब्द की उत्पत्ति कैसे, पूरा वर्णन लिखा होगा। एक होता है ऐतिहासिक कोष, यानी उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, उस शब्द की उत्पत्ति यानी उसका ओरिजिन की, भाई जैसे वेद शब्द है, अब वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, उसका अर्थ होता है ज्ञान, तो उसका पूरा डिटेल में लिखा रहेगा कहां से विद शब्द आया है, पूरा बना कैसे है, तो ऐतिहासिक कोष में। तुलनात्मक कोष क्या होगा कि एक भाषा के शब्द को दूसरे भाषा के शब्द से तुलना करी जाती है और उस आधार पर उसका कोष लिखा जाता है। कि भाई जैसे कैट कहा जाता है अंग्रेजी में और उसी को हिंदी में एक प्रकार से बिल्ली कहा जाता है, तो ऐसे दूसरी भाषा में उसको और क्या कहा जा सकता है, तो ये चीजें इस प्रकार से इस कोषों में आती हैं। तो ये आपके कोष हो गए तीन प्रकार से, ये प्रश्न परीक्षा में खूब पूछा था। कोष माने होता है डिक्शनरी। आगे देखें भैया, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, लोप और वृद्धि के योग से अनुवाद का रूप हो जाता है, विकृत हो जाता है। अगर लोप और वृद्धि को मिला दे तो एक प्रकार से अनुवाद का रूप विकृत हो जाता है। काव्य अनुवाद की अपेक्षा कथा साहित्य अनुवाद कम कठिन होता है, यानी काव्य अनुवाद ज्यादा कठिन होता है और कथा साहित्य अनुवाद जो है सरल होता है। कैसे? क्योंकि जब आप काव्य का अनुवाद करते हैं तो काव्य का अनुवाद लेखक में, चूंकि काव्य जो लिखा रहता है उसका जो लिखा रहता है उसका वो अर्थ नहीं होता है, उसके तमाम भावार्थ होते हैं, और भावार्थों का जब हम अनुवाद करते हैं बेटा तो वह एक प्रकार से कभी किस भाव से किसी रचना को लिख रहा है, ये बातें कोई अनुवादक नहीं जान पाता है, वो वही लेखक ही जान पाता है कि किस उद्देश्य से हमने इस रचना को लिखा। वह उद्देश्य क्या है केवल वह कभी ही जानता है। जबकि एक कहानी तो सब सरल होती है, सपाट होती है, इसको 20 मिनट में पढ़ करके हम समाप्त कर सकते हैं। तो ऐसी कहानी का अनुवाद करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जब एक आप जैसे आप जो है कोई एक रचना का अनुवाद करना हो, जैसे कि आपको अनुवाद करना हुआ किसी भी रचना का, तो उसमें भाव, जैसे बिहारी के एक दोहे का अनुवाद करना हुआ आपको, दुनिया का कोई अनुवादक नहीं जो बिहारी के दोहों का एक सटीक अनुवाद मुश्किल से कुछ दो दोहों में के माध्यम से हिंदी में 2 लाइन के दोहा है, 2 लाइन में कोई अनुवाद करके दिखा दे कोई माई कालास बिहारी के अनुवाद, मतलब कि बड़ा बनता हो अपने आप को तीरंदाज नहीं कर पाएगा। क्योंकि बिहारी के दोहे सत सैया के दोहरे जौनावक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर चाल दियत हैं। बिहारी वो कवि हैं 713
कहीं कहीं पर 721, मात्र 721 दोहे लिख करके हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि विश्व के साहित्य में अमर हो जाने वाले मात्र एक कवि हैं, वो है बिहारी लाल। कोई टक्कर नहीं, कोई नहीं टक्कर में, काहे पड़े ही चक्कर में, वो है बिहारी लाल। अगला क्वेश्चन, जैनेन्द्र के प्रसिद्ध उपन्यास त्यागपत्र का अनुवाद अज्ञे के द्वारा किस नाम से किया गया? अज्ञे और जैनेन्द्र दोनों मनोविश्लेषणवाद के बड़े अच्छे विद्वान हैं। त्यागपत्र नाम का इनका उपन्यास है जैनेन्द्र का, इसको अज्ञे ने जो है द रेजिग्नेशन नाम से अनुवाद किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कृष्णा सोबती के उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे की, क्योंकि सूरजमुखी तो सूर्य मतलब कि जो है दिन के होते, लेकिन जो कृष्णा सोबती का उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे के, यह अनुवाद किसने किया? इसका अनुवाद कविता नागपाल ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कविता नागपाल के द्वारा सूरजमुखी अंधेरे के अनुवाद जो किया गया किस नाम से किया गया? तो ब्लॉसम्स इन डार्कनेस, ब्लॉसम्स इन डार्कनेस नाम से सूरजमुखी अंधेरे का अनुवाद किया गया। किसके द्वारा? कविता नागपाल के द्वारा, जो कि कृष्णा सोबती की रचना है सूरजमुखी अंधेरे की, उसी की अनुवाद किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बताया होगा कि आप जैसे शुरुआत में हमने एक कि भाई कोर्स वगैरह में जुड़ने के लिए या पीडीएफ नोट्स वगैरह प्राप्त करने के लिए सभी सब्जेक्ट के हमारे साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं? आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ किस तरीके से भाई, आप एसएमएस कीजिएगा 91 61 93 60 62 पर। डायरेक्ट एसएमएस नहीं, व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। व्हाट्सएप चलता है इस नंबर पर। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप इस नंबर पर भेजिएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, आपके पास एक स्कैनर भेज जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में उसकी पूरी डिटेल मतलब आप चेक किया जाएगा, क्योंकि आजकल क्या है कि एक मार्केट में नया एप्लीकेशन आ गया है, उससे क्या होता है कि आप जो है फ्रॉड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है मतलब कि वो पेटीएम जैसा ही दिखेगा, लेकिन वो खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं होते हैं सामने वाले के, और लोग बेवकूफ बना करके चले जाते हैं। तो ये अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज भी सुनी होगी। तो ऐसे में पूरी डिटेल जानकारी ली जाएगी, उसके बाद में आपको जोड़ा जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, तो कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि 5-6 बच्चे मेरे पास ऐसे चालाकी करने के लिए कोशिश किए थे। वो एक प्रकार से उसको एडिट करके कहीं से वो बनाए रखते हैं और एडिट करके भेज देते कि गुरुजी आपके उसमें 100 रुपए पेमेंट कर दिए, लेकिन वो नहीं जान पाते, क्योंकि उसमें मैंने इतना मतलब क्योंकि आप आपका टीचर हूं, आपसे ज्यादा होशियार हूं, आपसे ज्यादा दुनिया मैंने देखी है। तो बिल्कुल आप अगर सोचेंगे थोड़ा सा भी गुरुजी को बेवकूफ बनाए, तो आप बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पूरी रिसर्च होती है और पूरी व्यवस्था रहती है। 1 मिनट में पता चल जाता है कि क्या क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल आप वैसा करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि उसके लिए पूरी व्यवस्था पहले से रणनीति है। तो इसको लगेगा कोई टेंशन ना लीजिएगा, मात्र 100 रुपए फीस है, तो उसमें लेकर के आप इतना आधा दिमाग मत लगाइएगा। बहुत सारे बच्चों ने लगाया तो पकड़े गए, उन्होंने माफी भी मांगी बाद में। ठीक है, तो ये चीजें हैं, जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस है। सभी सब्जेक्ट कहां पर मिलेगा? केवल एक सब्जेक्ट का नहीं, सभी, जैसे हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सभी का ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों टाइप का मिलेगा। तो फटाफट से आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, जैसे जो भी आपका सब्जेक्ट होगा विथ को करिकुलर। को करिकुलर जैसे कि आपका कौन सा फिजिकल एजुकेशन एंड योगा को करिकुलर में है, उसका भी मिल जाएगा इसी 100 रुपए फीस में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का पेपर आपका हो चाहे लिखित का हो, सभी के लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भाई। प्रश्न, अनुवाद से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए, अनुवाद शब्द में केंद्रीय शब्द है वाद। वाद वद धातु से बना हुआ है। संस्कृत में वद का अर्थ होता है बोलना या कहना, टू से। वद से विकसित वाद का अर्थ होता है कथन, यानी कही गई कोई बात, अथवा बोलना या फिर बोला गया कोई वाक्य। ठीक है, या कोई विचार। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ होता है अनुवाद का कथन या पुनः कथन, या दोबारा से किसी बात को कहना। ठीक है, या किसी कही गई बात को फिर से कहना या दोहराना ही अनुवाद होता है। अनुवाद का कोशगत अर्थ, कोशगत माने डिक्शनरी में जो अनुवाद का अर्थ लिखा है वो है आवृत्ति। आवृत्ति माने तो दोबारा कई बार किसी चीज को कहना है, दोहराना। बामन शिवराम आपटे के संस्कृत हिंदी कोश में अनुवाद शब्द का अर्थ निम्न प्रकार से दिया गया है। ठीक है, संस्कृत हिंदी शब्दकोश से द्विभाषिक शब्दकोश है, यानी डिक्शनरी है। इसमें संस्कृत और हिंदी के शब्दों को लिखा गया है। समान रूप से आवृत्ति, दोहराना, व्याख्या, उदाहरण या समर्थन की दृष्टि से आवृत्ति व्याख्यात्मक आवृत्ति, पूर्व कथित बात का उल्लेख या उल्लेख का पुनरुल्लेख या टीका ही अनुवाद के बारे में इसके अर्थ को लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, अनुवाद का अर्थ शुरू में हिंदी में अनुवाद शब्द को संस्कृत शब्द के अर्थ प्रसंग में ही लिया जाता रहा है, इसलिए इसके पर्यायवाची है अनुवचन, अनुवाक, अनुकथन, पश्चात कथन। ठीक है, टीका, भाषा अनुवाद, आवृत्तित्व, ये सब एक प्रकार से तमाम शब्द अनुवाद के लिए प्रचलित रहे हैं। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं से भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके समक्ष नहीं आने वाली है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो घबराए ना बिल्कुल भी, आप आसानी से चीजों को जान पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे।
ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हमेशा आती रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़कर भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए भाई, तो चीजें आपके बिल्कुल समझ में आ रही होंगी मेरे हिसाब से। बिल्कुल। देखिए, प्रचलित हुए हैं, किंतु आधुनिक काल में भाषाओं में पारस्परिकता का संबंध विकसित होने के बाद अनुवाद, उर्दू का जो शब्द है, उर्दू में तर्जुमा कहा जाता है अनुवाद को, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहा जाता है, इसका पर्यायवाची बन गया है। हिंदी थियारस, थिसारेस या थियारस, मतलब थियारेस होगा, थियारेस, ठीक है। थियारेस के प्रणेता अरविंद कुमार ने भी अपने सामांतर कोश में अनुवाद को इन्हीं अर्थों में लिया है। थियारस एक कोश होता है, डिक्शनरी को ही थियारस कह सकते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना। यही चीज अनुवाद का यह अर्थ होगा। अनुवाद की परिभाषा आपसे पूछता है कैसे लिखेंगे। देखिए, अनुवाद की परिभाषा कीजिए। देखिए, अनेक भाषाविदों, विद्वानों, अनुवादकों ने इसे परिभाषित करने की चेष्टा अपने अपने हिसाब से की है। ठीक है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो कि बहुत बड़े विद्वान है, इन्होंने कहा कि भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था, यानी कि ध्वनियों की व्यवस्था को ही भाषा कहते हैं। और अनुवाद, अनुवाद जो है इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन, यानी इन्हीं प्रतीक व्यवस्था को दूसरी प्रतीक व्यवस्था में लिख देना ही, ठीक है, अनुवाद होता है। अर्थात एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के प्रतीक चिन्हों को लिख देना ही अनुवाद कहा जाता है। ठीक है, कथनता और कथ्यता, समतुल्य और सहज प्रतीकों का प्रयोग। इस प्रकार अनुवाद निकटतम समतुल्य और सहज प्रतीक प्रतीकांकन होता है या प्रतीकन होता है। कहने का मतलब ये कि जैसे देवनागरी का कोई लिखा हुआ है या हिंदी का कोई शब्द है, हिंदी का पूरा लिखा हुआ है, हिंदी से उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देना, अंग्रेजी के प्रतीक चिन्हों में लिख देना, यही एक प्रकार से अनुवाद होता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ये टी शर्ट थोड़ा सा नया लाए थे तो उसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है पहनने में, 2-3 दिन में कंफर्ट हो जाएगा। ये जो टी शर्ट है इसमें थोड़ा सा जो सिकुड़न वगैरह है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव क्या कहते हैं अनुवाद की परिभाषा को देते हुए? ये कहते हैं कि एक भाषा यानी स्रोत भाषा, जिस भाषा का अनुवाद करना होता है उसको स्रोत भाषा, जिस भाषा में अनुवाद करना होता है उसको लक्ष्य भाषा कहा जाता है। ठीक है, एक भाषा यानी स्रोत भाषा की पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित तथ्य यानी जानकारी का समतुल्यता के सिद्धांत का, समतुल्यता मतलब कि उसी के जैसा दूसरे में लिखना, आधार पर दूसरी यानी लक्ष्य भाषा में संगठनात्मक रूपांतरण अथवा सृजनात्मक पुनर्गठन ही अनुवाद कहा जाता है। यानी कि एक भाषा के प्रतीक चिन्हों में जो चीजें लिखी है या भाव जो उसके हैं वही दूसरे भाषा में भाव आने चाहिए। ठीक है, अनुवाद का सीधा सीधा मतलब यही होता है। डॉक्टर सतीश कुमार रोहरा कहते हैं कि अनुवाद से तात्पर्य एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना है। अनुवाद एक प्रकार का जो है ऑपरेशन अर्थात संक्रिया है। इस संक्रिया के द्वारा एक भाषा की पाठ्य सामग्री दूसरी भाषा में प्रतिस्थापित की जाती है। जिस भाषा की पाठ्य सामग्री प्रतिस्थापित की जाती है उसे स्रोत भाषा, और जिस भाषा में सामग्री को प्रतिस्थापित किया जाता है वह भाषा लक्ष्य भाषा कही जाती है या संवाहक भाषा कही जाती है। ठीक है, नायडा और टेलर नाम के विद्वान हैं, विदेशी विद्वान हैं, इन्होंने कहा अनुवाद की परिभाषा को देते हुए कि मूल भाषा के संदेश के समतुल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की जो एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को अनुवाद कहा जाता है। संदेश की समतुल्यता पहले अर्थ और फिर शैली की दृष्टि से निकटतम और स्वाभाविक होती है। यानी कि समतुल्यता पहले तो अर्थ एक जैसा मिले स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का, और जब अर्थ सटीक हो जाए तो शैली भी एक जैसी होनी चाहिए। ये बातें बताई इन्होंने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न भैया, अनुवाद की आवश्यकता और महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए, अनुवाद की आवश्यकता, उपयोगिता और महत्व के संबंध में डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। कहते हैं कि अनुवाद प्रविधि में देश और जाति के आत्मविस्तार का भाव निहित होता है। जहां हम अन्य देशों से लेना चाहते हैं, मतलब अन्य देशों से लेना चाहते हैं, वहां कुछ ना कुछ देना भी चाहते हैं। आदान प्रदान की इस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए अनुवाद जरूरी है। जैसे किसी देश को हमको मान लेते हैं अमेरिका से व्यापार करना, तो हमको जो है हिंदी आती है, अमेरिका वालों को अंग्रेजी आती है, तो भाई उनको हिंदी थोड़ा सा जानना पड़ेगा, हमको अंग्रेजी जानना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। ठीक है, तनी तू हमें देखो, तनी हम तुहका देखी, तभी तो बात बनेगी। तो यही चीज होती है। अनुवाद के द्वारा अन्य देशों के विचार, अनुसंधान, कार्य, राजनीतिक हलचल, सामाजिक सांस्कृतिक विचारधाराएं एक दूसरे देश एक दूसरे से प्राप्त करते हैं, जानते हैं। ठीक है, किसी भी देश में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी अनुवाद बहुत उपयोगी होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको चाइना का संविधान और भारत का संविधान में तुलना करनी है, तो भी आपको अनुवाद पर जानना बहुत जरूरी है। आपको मंदारिन भाषा का हिंदी में
हिंदी का मंदारिन में ट्रांसलेशन बहुत जरूरी हो जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अनुवाद की बड़ी उपयोगिता है। ठीक है, तो इसको हम कई जो है माध्यमों से समझते हैं, कई पॉइंट्स के माध्यम से। देखिए, अनुवाद एक सेतु है। सेतु माने पुल होता है जो दो भाषाओं को जोड़ता है, दो संस्कृतियों को जोड़ता है, दो विचारधाराओं को जोड़ता है। ठीक है, जिसके माध्यम से हम विश्व साहित्य, संस्कृति, राजनीति, धर्म, दर्शन, विज्ञान की परंपरा से जुड़ करके अपनी परंपरा को विकसित और व्यापक बनाते हैं। जैसे कि एक पुल जो होता है एक नदी के ऊपर बन करके एक जो है भूखंड को दूसरे भूखंड से जोड़ता है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से एक भाषा एक देश दूसरे देश से इसी अनुवाद के माध्यम से जुड़ता है। दूसरी बात, आज हम जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं उन्हीं में यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि क्या मतलब कि जो है कि कहाँ क्या हो रहा है, अन्य देशों और जातियों के विचार क्या हैं, अनुसंधानों को जानने के लिए, तमाम रिसर्च वगैरह को पढ़ने के लिए हमको अनुवाद की बहुत जरूरत पड़ती है। कि भाई किसी मुद्दे पर मान लेते किसी मुद्दे पर आपने जो है शोध करना, किसी मुद्दे पर आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर शोध करना है, तो आपने देखा कि भाई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत जो है अमेरिका के लोगों ने उस पर कैसे रिसर्च की है, भारत के लोगों ने कैसी की है, जर्मनी के लोगों ने कैसी की है, हमको सब कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तीसरी बात, विश्व ही नहीं वरन अपने देश की प्राचीन साहित्यिक सांस्कृतिक धरोहर और अन्य स्वदेशी भाषाओं में आज क्या लिखा जा रहा है, इसका ज्ञान भी हमको अनुवाद के द्वारा होता है। तो अनुवाद का बहुत ज्यादा महत्व है। ये अनुवाद के इंपॉर्टेंस है, महत्व है, उपयोगिता है। कुछ भी पूछे तो आप इन पॉइंट्स को लिख दीजिएगा, ध्यान रखेंगे। चौथा पॉइंट, विभिन्न देश प्रदेशों के साथ प्रत्येक क्षेत्र में आदान प्रदान के लिए हमको अनुवाद की आवश्यकता होती है। पांचवी आवश्यकता यह है कि अनुवाद एक वातायन है। वातावरण माने होता है खिड़की, वातायन माने होता है झरोखा। जैसे कि आप देखते हैं जिससे क्या होता है, चीजें हमारे अंदर भी आती है और बाहर भी आती है। अंदर की वायु बाहर, बाहर की वायु अंदर भी आती है, उसी को झरोखा वातायन कहते हैं। जिसके द्वारा बाहर की वायु और प्रकाश भीतर आते हैं और जिसके माध्यम से हम बाहर के संपूर्ण परिदृश्य के रंग, रूप, आकार, कार्य, व्यापार को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, छठा महत्व यह है या इंपॉर्टेंस ये है कि अनुवाद किसी अन्य भाषा की शिक्षा पाने और देने का प्रथम सम्मान होता है। इसके अलावा अनुवाद हमारी बौद्धिक और आत्मिक जिज्ञासा, चेतना, सजगता और व्यापकता का एक प्रमुख लक्षण और प्रतीक होता है। इसके अलावा अनुवाद से लक्ष्य भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। जैसे जो जिसमें हम अनुवाद कर रहे होते हैं उसमें भी कुछ शब्द हम इंक्लूड करना पड़ता है, तो अनुवाद से शब्द संपदा भी बढ़ती है। ठीक है, और निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। उसमें नए नए विषयों, शैलियों और रूपों का समावेश भी लक्ष्य भाषा में होने लगता है, जो कि स्रोत भाषा में जो चीजें हैं वो लक्ष्य भाषा में भी लिखने लगती है अनुवाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, तो ये रहा अनुवाद। दूसरा टॉपिक आपका है लिपियांतरण। लिपियांतरण क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। मैंने वैसे तो चैप्टर वाइज कई क्लासेस यूनिट 1 यूनिट 2 की करवा रखी है, आपने देखा होगा, वीडियोस पड़ी हुई, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। वैसे आपका सभी का यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए लिपियांतरण क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। देखिए, सामान्यतः किसी एक लेखन पद्धति में लिखे जाने वाले शब्द या पाठ को किसी अन्य लेखन पद्धति में लिखने की को लिपियांतरण कहा जाता है। लिपियांतरण कैसे होता है, लिपियांतरण कैसे होता है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। लिपियांतरण करने के लिए क्या होता है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। लिपियांतरण जो होता है, जैसे कि आपने लिखा राम, ठीक है, यहां पर लिखा राम, तो ये राम को एक प्रकार से ऐसे राम लिख देना ही लिपियांतरण होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, जैसे कि ये राम लिखा है तो राम आम खाता आपने लिख दिया, तो सीधे सीधे आप देख देंगे इस तरीके से राम आम खाता। ये जो है रोमन शैली है, यह रोमन लिपि है। ठीक है, रोमन लिपि है। लिपि प्रतीक चिन्हों को लिखने के एक संकेत की देता है। ये आपका देवनागरी लिपि है। ठीक है, कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। तो जब एक लिपि का दूसरी लिपि में कन्वर्ट होता है तब वह एक प्रकार से लिपियांतरण कहलाता है। तो राम, ये राम हो गया देवनागरी का लिपि, और ये राम हो गया किसका लिपि भाई, ये हो गया रोमन का लिपि। तो इसका इसमें कन्वर्ट किया हमने तो क्या हुआ, लिपियांतरण हुआ। लेकिन यहाँ पर अनुवाद ये इसको नहीं कह सकते, लिपियांतरण हुआ। जैसे आजकल व्हाट्सएप पर आप लिपियांतरण खूब होता है। जैसे हम लिखते हैं क्या हाल है, तो ऐसे लिखते हैं क्या हाल है, क्या हाल है। व्हाट्सएप पे कौन ऐसा लिखता है आप में से क्या हाल है, बहुत कम लिखते होंगे। लेकिन ऐसे कौन लिखते, बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं क्या हाल है। ठीक है, ये होता है क्या हाल है। तो ये एक प्रकार से लिपियांतरण हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे तो होता है। तो ये क्या हाल है देवनागरी का हो गया प्रतीक चिन्ह, ये क्या हाल है क्या हो गया, ये क्या हाल है बेटा, ये आपका रोमन लिपि का हो गया। ठीक है, तो ये दोनों लिपियांतरण हो गए। अनुवाद एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में लिखने की प्रक्रिया होती है, लिपियांतरण हो या ना हो। ठीक है,
लेकिन बेसिकली अनुवाद के साथ साथ लिपियांतरण भी हो जाता है, क्योंकि अलग अलग भाषाएं जो होती हैं उनकी लिपियां भी अलग अलग हो सकती हैं। कई भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है, लेकिन जो है अनुवाद जो होता है बेसिकली एक भाषा के विचार को दूसरी भाषा में लिखना पड़ता है। ठीक है, भाषा अलग होती है, लिपि एक भी हो सकती है, लिपि अनेक भी हो सकती है, कई भी हो सकती है। लिपियांतरण क्या है, इसकी उपयोगिता बताएं। देखिए, लिपियांतरण के लिए नियमों का एक समुच्चय निर्धारित किया गया है। ये नियम इस बात का ध्यान रखते हुए बनाए जाते हैं, कौन कौन सी बात का। पहली बात तो ये कि लिपियांतरण पाठ से पुनः मूल पाठ बिना किसी त्रुटि के प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हमने ये राम लिखा, ये राम है, इस राम को हमने ऐसे राम लिखा, ये फिर दोबारा हमको लिखना हुआ तो इस राम से फिर हम ये राम लिख पाए, इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात हमको ये ध्यान देनी होती है कि नियम सरल हो, सहज हो, ताकि एक साधारण व्यक्ति भी इस नियम को याद कर पाए, उस नियम को समझ पाए, जान पाए। ठीक है, आसानी से जिसको व्यवहार में ला सके। भाषा विज्ञान की दृष्टि से लिपियांतरण या दो लेखन पद्धतियों के बीच एक प्रतिचित्रण होता है। वो एक प्रकार से चित्रण है, उसकी उपयोगिता जो है उसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या 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 सिद्धांत है, क्या क्या नियम है लिपियांतरण की। पहली बात, किसी प्राचीन या कालातीत लेखन पद्धति या लिपि में लिखी चीज को किसी आधुनिक लिपि या अंतरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला में परिवर्तित करके उसे जीवंत बनाया जाता है। जैसे कि अशोक के शिलालेख थे जो ब्राह्मी लिपि में थे, ठीक है, उसको एक प्रकार से देवनागरी में लिख करके पूरे भारतवर्ष ने जाना कि अशोक ने क्या क्या लिखवाया था, क्या क्या चीजें उसमें लिखी है। ठीक है, या फिर प्रयाग प्रशस्ति में जो लिखा है वो क्या लिखा था, तो उसको हम जब जान पाएंगे, जो अपनी लिपि में उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो उसको हम जान पाते हैं, तो एक जो पुरानी लिपि है वो फिर जीवंत हो जाती है, वो भी एक प्रकार से जीवित हो जाती है। इसके अलावा आईपीए या किसी अन्य वैज्ञानिक लिपि में लिखित चीज को किसी प्रचलित व्यवहारिक लिपि जो कि सभी लोग जानते हैं उसमें परिवर्तन कर देते हैं ताकि उसको आसानी से लोग समझ पाए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। तीसरी बात, किसी व्यवहारिक लिपि में लिखी चीज को आईपीए या किसी अन्य मानक जो लिपि होती है उसमें परिवर्तन करते हैं ताकि लोग उस शब्द का सही उच्चारण समझ सके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लिपियों के शब्द होते हैं जिसको पढ़ने में आसानी नहीं होती है। जैसे अंग्रेजी के तमाम शब्द हैं जिसको आप हिंदी मतलब कि हिंदी वाले बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन जब उसको हिंदी यानी देवनागरी में लिख देते हैं तो उसको लोग आसानी से पढ़ पाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चौथी बात, एक व्यवहारिक लिपि से दूसरी व्यवहारिक लिपि में परिवर्तन अपनी लिपि का सहायता से दूसरी लिपि की भाषा या दूसरी भाषा को सीख सकते हैं आप। जैसे आपको हिंदी में जो चीजें लिख करके या देवनागरी में लिख करके अगर आपको बताया जाए तो वो चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आती हैं, लेकिन अगर वही चीज आपको दूसरी भाषा में लिख करके बताया जाए, आपको रोमन लिपि में लिखा जाए, तो वो चीजें आप नहीं समझ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन जब आप उसको उसी लिपि में लिख दिया था तो वो चीजें आपको समझ में आ जाती है। ठीक है, लाइट को क्या हुआ है यार, इसीलिए गांव वगैरह में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, मैं बनारस छोड़ करके आ गया कि गांव में, क्योंकि मुझे पसंद था कि घर पे रहना है, घर से सब कुछ करना है। बनारस में मैंने कोचिंग डाली थी, फिर वो बंद करके चला है। वैसे कहानी बताने का टाइम नहीं है, लेकिन लंबा समय लग जाएगा, आपका पेपर लगा हुआ है, बाद में बताएं। किसी टंकण यंत्र या अभिकलित्र पर किसी लिपि में लिखने की सुविधा ना हो तो दूसरी लिपि यानी जिसमें यह सुविधा उपलब्ध हो का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि बहुत दिन पहले तक हिंदी में टाइपिंग की व्यवस्था नहीं थी, देवनागरी में आप नहीं लिख सकते थे। जो आजकल बहुत सारे लोग ये लिखते हैं क्या हाल है, ये हिंदी में पहले नहीं लिख सकते थे क्या हाल है, ऐसे नहीं लिख सकते थे क्या हाल है, ये शब्द देवनागरी वाला पहले ऐसे ही लिखना पड़ता था क्या हाल है। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रकार जब लिपि का विकास ना हो, जब एक टंकण का व्यवस्था ना हो, इसके लिए टाइपिंग की व्यवस्था ना हो, टाइप वर्ड वाला के वो ना हो शब्द, तो फिर ऐसे ही लिख करके काम चलाना पड़ता है। तो इसके लिए भी जरूरी है लिपियांतरण। ठीक है, उदाहरण के लिए मोबाइल फोन पर देवनागरी में एसएमएस की सुविधा उपलब्ध न होने पर हिंदी संदेश को रोमन में लिख करके भेजा जाता था, क्या हाल है, कैसी हो, क्या कर रहे हैं, क्या कर रही हो, खाना खाया कि नहीं खाया, ये सब जो आजकल बात करते हैं तो वो सब पहले लिख करके आप ऐसे अंग्रेजी में लिखते थे, आजकल हिंदी में भी लिख सकते हैं। लिपियांतरण उनके लिए भी उपयोगी होता रहा है या हो जाता है जो कोई भाषा तो बोलना और समझना जानते हैं किंतु उस भाषा की लिपि को नहीं जान पाते या उसको लिखना नहीं जान पाते, जैसे इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं जान पाते हैं, तो उनके लिए एक प्रकार से जरूरी होता है। किसी एक भाषा में लिखते समय किसी दूसरी भाषा के शब्द का परिचय देने के लिए भी लिपियांतरण बहुत जरूरी है। इसके अलावा लिपियांतरण का प्रयोग कभी कभी साधारण कूट लेखन के लिए भी किया जाता है। तो इस तरीके से लिपियांतरण जो होता है एक लिपि से दूसरी लिपि में कन्वर्ट के लिए बहुत जरूरी और उपयोगी बहुत ज्यादा है ये वर्तमान में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, मशीनी अनुवाद किसे कहते हैं। देखिए, मशीन अनुवाद एक भाषा से दूसरी
अन्य भाषा में अनुवाद के कार्य को कहा जाता है मशीन के माध्यम से, जिसमें व्यक्ति नहीं काम करता, मशीन के माध्यम। मशीनी अनुवाद शब्द का प्रयोग कंप्यूटर अनुवाद के लिए किया जाता है। जैसे आजकल गूगल ट्रांसलेटर में हम एक फोटो खींचते हैं किताब के पन्ने का, उसको अंग्रेजी में हमको पढ़ना है, ठीक है, अंग्रेजी में कोई है उसको हिंदी में हमको पढ़ना है, तो हमने अंग्रेजी वाले की फोटो खींची, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, वो कन्वर्ट कर देगा कंप्यूटर, यानी कि गूगल ट्रांसलेटर एप्लीकेशन। वो एक प्रकार से अंग्रेजी वाला हिंदी में आ जाएगा, उसको हम पढ़ लेंगे। ये चीजें क्या होती हैं बाबू, यही चीजें एक प्रकार से होती है कंप्यूटर अनुवाद या मशीनी अनुवाद, जिसमें किसी पाठ या किसी वाक्य का एक प्राकृतिक भाषा से दूसरी प्राकृतिक भाषा में स्वचालित अनुवाद किया जाता है, जिसमें इमोशंस नहीं होता है, इसमें भाव अनुवाद नहीं होता है, इसमें बस शाब्दिक अनुवाद होता है। मशीनी अनुवाद जो होता है, जो चीजें एक प्रकार जिसका फीड है शब्द, वो शब्द एक प्रकार से कन्वर्ट करके दे देता है, यानी कि ये एक जो है शाब्दिक अनुवाद करता है बेसिकली अगर कहें तो। मशीनी अनुवाद के क्षेत्र में अनुसंधान की शुरुआत 1950 के बाद शुरू हुई थी। इसके बाद से विश्व स्तर पर भाषा वैज्ञानिक और कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने विविध भाषाओं के लिए मशीन अनुवाद के क्षेत्र को विकसित किया, साथ में उनके मूल्यांकन के लिए कई पद्धतियों का भी विकास किया। मशीनी अनुवाद का अर्थ होता है मशीन या कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। अनुवाद की 3 प्रक्रियाएं सर्वस्वीकृत हैं। पहला होता है जो स्रोत भाषा है, उस भाषा के चीजों को जानना, समझना, उसका विश्लेषण करना। दूसरा जो प्रक्रिया है उसका मतलब होता है अंतरण, यानी उस भाषा से दूसरी भाषा में उसको कन्वर्ट करना। और तीसरा होता है पुनर्गठन, यानी उस भाषा में दोबारा से उसको चीज को जानना, समझना कि जो चीजें मूल स्रोत भाषा में थी वही चीजें लक्ष्य भाषा में दिख रही कि नहीं दिख रही हैं। ठीक है, मशीनी अनुवाद में तीनों प्रक्रियाएं कंप्यूटर के द्वारा संपन्न होती हैं, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। ध्यान रखेंगे, तो आपसे प्रश्न पूछा था मशीनी अनुवाद में कितनी प्रक्रियाएं होती है, 3 प्रक्रियाएं, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। ठीक है, ये प्रक्रियाएं हैं। पाठ का विश्लेषण पहले किया जाता है, फिर अंतर्वर्ती प्रक्रिया या अंतरण मतलब अंतरण किया जाता है दूसरी भाषा में, फिर प्रजनन यानी समायोजन किया जाता है दूसरी भाषा में। ये चीजें होती है। मशीनी अनुवाद की सार्थकता इसी में है कि मशीन के लिए अनुवाद कार्यक्रम इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए कि उससे मशीन सरलता पूर्वक और अच्छी गुणवत्ता यानी क्वालिटी वाला अनुवाद कर सके। इस तरीके से एक प्रकार की चीजें करनी चाहिए। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एक अच्छे अनुवादक के प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। एक अच्छे अनुवादक के कई गुण होते हैं। जैसे पहला गुण है भाषा प्रभुत्व, उसके अंदर भाषा की जानकारी खूब होनी चाहिए, भाषाविद होना चाहिए। जब वो भाषा का अच्छा जानकार होगा तभी चीजें उसके अनुकूल होंगी, नहीं तो प्रतिकूल होंगी। ठीक है, भाषा वैज्ञानिक के भाषा के बारे में अच्छा जानकार होना चाहिए। अनुवादक को स्रोत भाषा यानी जिस भाषा का अनुवाद करना, लक्ष्य भाषा यानी जिस भाषा में अनुवाद करना है, उसकी प्रकृति, उन दोनों भाषाओं के नेचर को जानना पड़ेगा। उन दोनों भाषाओं की जो व्याकरणिक व्यवस्था शैली है, उन शैली को समझना होगा। अनुप्रयोगात्मकता का आधिकारिक ज्ञान रखना होगा जो उन भाषा में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अनुवादक को स्रोत भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि लिखा है अंग्रेजी में टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। अब इसको अगर मशीनी भाषा में अनुवाद करेंगे तो हो सकता है इसका आएगा कि टू किल, दो को मारा, टू किल टू बर्ड्स, दो को मारा, दो पक्षियों को मारा, किससे, एक पत्थर से, यानी एक पत्थर से दो पक्षियों को मारा। इसका अर्थ ये होता है शाब्दिक अर्थ। लेकिन अगर इसका लोकोक्ति है चूंकि ये, इसका अर्थ क्या होगा, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। इसका जो हिंदी में मतलब अंग्रेजी मुहावरा है, इसका मतलब होगा, इसे हिंदी में मुहावरा है उसके लिए प्रयोग होता है। हिंदी में कौन सा मुहावरा है कि क्या होता है, एक पंथ दो काज, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। एक पंथ दो काज, ये हिंदी में मुहावरा है। अंग्रेजी में इसी को टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन कहा जाता है। ऐसे ही तो अनुवाद करने में आपको, जैसे ब्रेकिंग डॉग सेल्डम बाइट, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं। इसका अर्थ ये भी हो सकता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, जो कुत्ते काटते हैं वो भौंकते नहीं। और ऐसे ही इसका अर्थ क्या होगा, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो ये इसका दोनों अर्थ हो सकता है, लेकिन शाब्दिक अर्थ एक दूसरा भावार्थ हो जाता है। ऐसे ही तमाम प्रकार के और चीजें या तमाम अर्थ आपके और हैं, मुहावरे हैं जो कि एक प्रकार से, तो मुहावरे का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा मुहावरा तो नहीं दिया है, नहीं तो उसका शाब्दिक अर्थ करें तो फिर गड़बड़ा जाए सब कुछ। विशिष्ट प्रयोगी की सूची, सूक्ति कथनों, इन सभी की गहन समझ दोनों भाषाओं की होनी चाहिए, यानी भाषा पर प्रभुत्व होना चाहिए एक अनुवादक का, एक अच्छी क्वालिटी है एक अनुवादक। ये प्रश्न हमेशा 100% आएगा, ध्यान रखेंगे, सभी विश्वविद्यालय में आया हुआ है। दूसरा प्रश्न बहुज्ञता और विवेकशीलता, यानी अनुवादक के अंदर एक प्रकार से हर एक भाषा का ज्ञान, समाज के चौमुखी संपन्न, यानी समाज में क्या हो रहा है उसका तुरंत ज्ञान, सब कुछ उसके पास होना चाहिए। अनुवादकार किसी सामान्य, अति सामान्य अथवा अल्पज्ञ की ओर से संपन्न होने वाला सामान्य कार्य नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति अनुवाद कर देगा। अनुवाद करने के लिए बहुज्ञ यानी जानकार व्यक्ति, विवेकपूर्ण होना चाहिए।
वही आदर्श अनुवाद कर सकता है, अच्छा अनुवाद कर सकता है जो अनुवादक को स्रोत सामग्री का पूरा पूरा ज्ञान होता है, जो लिखा है उसके बारे में पूरा वो कंठस्थ करे, समझे कि क्या लिखा है, भाव क्या उसका, तभी वह अनुवाद कर पाएगा, यानी कि उसके अंदर विवेक होना चाहिए। तीसरी बात सतर्कता। सफल अनुवादक आरंभ से ही अंत तक सतर्क रहता है, हमेशा केयरफुल रहता है। ठीक है, केयरलेस हो जाए वो तो चीजें बिल्कुल बेकार हो जाएंगी। यह सतर्कता पाठ चयन करते समय, पाठ पठन से लेकर के मूल से मिलान तक आपको जरूरी होता है सतर्कता बरतने की। अनुवाद कर रहे हैं, अनुवाद सही है या नहीं सही है, अनुवाद में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, स्रोत जो मूल भाषा में बातें थी वो स्रोत भाषा में मिल रही कि नहीं मिल रही, वो चीजें हमको तुरंत मिलाना होता है, तुलना करना होता है दोनों का, संशोधित भाषांतरण जो होता है वो सब एक प्रकार से हमको देखना होता है। मूल लेखन में लेखन जितना सतर्क होता रहता है उतना ही अनुवादक को भी सतर्क रहना आवश्यक होता है। यानी कि जिसने लिखा है कोई रचना को उसका अनुवाद आप कर रहे हैं, जितना लेखक लिख रहा होता है उस समय सतर्क होता है, उतना ही आपको अनुवाद करते समय सतर्क होना चाहिए। ठीक है। चौथी बात, संदेह निवारण करता। अनुवादक के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उन्हें निवारण करने के लिए क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, जो भी समस्याएं हो उनका समस्याओं का निदान करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा प्रतिभा। प्रतिभा मनुष्य को जन्म से प्राप्त एक सहज देन होती है, यह सफल अनुवाद करने की में सहायता देती है। अगर आपके अंदर प्रतिभा है अनुवाद करने की तभी आप कर पाएंगे, अगर आप केवल वैसे जा रहे हैं करने के लिए तब आपको नहीं होगा। किसी बात को चाहे वह सीधी सरल या कठिन हो, समझ लेने तथा कुशलता से व्यक्त करने के लिए प्रतिभा का होना बहुत जरूरी होता है। प्रतिभा ही एक प्रकार से आपको मोटिवेट करती है किसी भी काम को करने के लिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है, अनुवाद में पुनरीक्षण के समय भाषाई संशोधन के स्तर पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, अनुवाद में भाषाई संशोधन की आवश्यकता अधिक नहीं पड़नी चाहिए, भाषा का संशोधन ज्यादा, क्योंकि अनुवादक का शैक्षिक स्तर प्राय इतना उच्च स्तरीय होना अपेक्षित होता है कि इस प्रकार के संशोधनों की अधिक गुंजाइश ना ही बचे तो ज्यादा ठीक है। परंतु विचार की गति इतनी तीव्र होती है कि उन्हें अभिव्यक्त करते समय लेखनी उनका अनुसरण नहीं कर पाती है, अतः भाषाई त्रुटियां या चूक हो जाने की संभावना बनी रहती है। मतलब कि एक प्रकार से अनुवाद में जो स्रोत भाषा में चीजें हैं वो बहु लक्ष्य भाषा में कभी कभी नहीं मिलती हैं, तो गलतियां हो जाती, कितना भी सतर्क व्यक्ति रहे तो उस गलतियों को जांचने का तरीका पुनरीक्षण होता है। उल्लेखनीय है कि यद्यपि भाषाई संशोधन सतही होते हैं लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि भाषा ही विचारों की वाहिनी होती, भाषा विचारों का माध्यम होता है। यदि विचारों की वाहिनी के रूप में प्रयुक्त भाषा में शब्दों का सही चयन, सही शब्द छाया का प्रयोग, वाक्य विन्यास का सही क्रम और सुगठित वाक्य प्रयोग पुनरीक्षक द्वारा किया जाता है तो निश्चय ही विचार सही तौर पर व्यक्त हो जा पाएगा और संप्रेषण यानी कि संचार भी पूर्ण हो जाएगा और वह एक प्रकार से एक भाव दूसरे भाव में समझ लोग जाएंगे। वस्तुतः भाषाई संशोधन करते समय पुनरीक्षण को चाहिए वही काम करना होता है जो कार्य आधुनिक सभ्यता में ब्यूटिशियन करते हैं। उनका कार्य दोषों का परिहार, त्रुटियों को छुपाना, आवृत करना तथा सुंदर संगठित रूप प्रस्तुत करना होता है। जैसे कि आप देखते हैं आजकल ब्यूटिशियन वगैरह क्या होते हैं, जैसे कि कोई लड़की एकदम से करिया है उसको गोरहर बना देते हैं, ठीक है, शादी के लिए। उसके यहीं पर कोई गड्ढा है या दाना है, उस दाने को निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसका बाल अगर इधर उधर फैला हुआ तो उसको एकदम सेट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप दाढ़ी बनवाने जाते हैं, जैसे हम लोग दाढ़ी बनवाने जाते हैं, कटवाने जाते हैं तो पहले वो एकदम से मिलाता है, इधर का मिलाता है, इधर का मिलाता है, यहाँ से काटता, जो बाल टेढ़ा हुआ होता सबको निकाल देता है काट कूट करके एकदम बराबर सेट से। तो ये चीज जैसे इस तरीके से होता है, ऐसे ही एक अनुवादक का जरूरत होता है। यही कार्य भाषाई संशोधन करते समय पुनरीक्षण कर रहा होता है कि कहां पर क्या गलती है, उस गलती को देखता है, उस गलती को दबाने का काम करता है, उस गलती को छुपा देता है ताकि गलती ना दिखे। पहले अनुवाद किया जाता है, अनुवाद करने के बाद में उसको जांचा जाता है, जांचना क्या गलती रहेगी, गलती को सुधारना ही पुनरीक्षण कहलाता है, ठीक है। अतः भाषाई संशोधन गौण होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद में पुनरीक्षण के अपेक्षित गुणों का वर्णन कीजिए। यानी कि अनुवाद जो किया गया है किसी अनुवादक के द्वारा, तो अनुवाद जो होता है उसका पुनरीक्षण व्यक्ति खुद ही करता, जो अनुवाद करता है, कभी कभी कोई दूसरा व्यक्ति भी उसका पुनरीक्षण कर सकता है, ठीक है। उसके लिए क्या गुण होने चाहिए, एक उसको जांचने के लिए क्या गलतियां रही है, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में एकदम से मिलान में जो गलतियां हैं उसको जांचने के लिए पुनरीक्षण होता है। पहली बात तो पुनरीक्षण की सहज, सजग और सचेत होना चाहिए, उसको गिद्ध दृष्टि होनी चाहिए, ईगल आई होनी चाहिए, तभी एक प्रकार से वो उन गलतियों को बारीकी से देखना। सरसरी नजर नहीं होता इसमें ईगल आई का प्रयोग होता है, एकदम से डीपली देखना कि कहां पर गलतियां हैं। दोनों को स्रोत भाषा में चीजों को पढ़े और लक्ष्य भाषा में उसकी वैसे ही है कि नहीं है, ठीक है।
दूसरी बात, उसे अनुदित सामग्री के विषय का समय ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो अनुवादित सामग्री है, जो उसको अनुवाद कर दिया जा चुका है, यानी कि जो लक्ष्य भाषा है जिसमें अनुवाद मिला है पूरा, वो अनुवाद को पहले उसको जानना चाहिए, उसके बारे में ज्ञान, एक दोनों भाषाओं के बारे में बढ़िया जानकारी। तीसरी बात, एक ही परिवार की सह भाषाओं के शब्दों और प्रयोगों की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जैसे भारतीय भाषा है तो भारतीय भाषा में दोनों जो भाषाएं हैं उनका प्रयोग किन शब्दों का कहां पर होता है, इसका जानकारी होनी चाहिए। चौथी बात, पुनरीक्षक में भाषा विश्लेषण की क्षमता भी होनी चाहिए, भाषा को लेकर के वो एनालिटिकल होना चाहिए, यानी कि वो एनालिसिस कर सकने योग्य होना चाहिए। पांचवी बात, उसे व्यापक सामान्य ज्ञान से युक्त होना चाहिए, ज्ञान की दृष्टि से पुनरीक्षक को अनुवादक का पूरक होना चाहिए। अनुवादक की गलतियों को निकाल करके उसे सामने प्रस्तुत करना नहीं होता है पुनरीक्षक का, पुनरीक्षक बस गलतियों को देखता है और जो गलती है उस गलतियों को सुधारने का काम करता है, ठीक है पुनरीक्षक, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। ठीक है, अनुवादक यदि हृदय यानी भाव पक्ष है तो पुनरीक्षक को मस्तिष्क यानी विचार पक्ष होना चाहिए, यानी मानते हैं अनुवादक अगर भाव पक्ष में बह गया है, भाव उसने पकड़ा है, तो एक प्रकार से उसका जो पुनरीक्षक है उसको विचार पक्ष को पकड़ना पड़ेगा, अपना दिमाग लगा करके इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। छठा पॉइंट ये, पुनरीक्षक को बहुपठित यानी वेल रीड और बहुज्ञ होना चाहिए। इसके अलावा पुनरीक्षक में सृजनात्मक क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि उसको हर एक चीज को क्रिएटिव तरीके से करना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा, आठवां पॉइंट ये कि उसे अद्यतन सामाजिक स्थिति, अद्यतन माने अब तक सामाजिक स्थिति कैसी है, परिवर्तन क्या क्या हुआ, उसके प्रति जागरूक होना चाहिए, यानी अब तक समाज में क्या संशोधन हो गया है और क्या होने वाला है, सब कुछ क्या हो रहा है वर्तमान में, सब उसको जानना चाहिए जो पुनरीक्षक होता है उसको। इसके अलावा पुनरीक्षक को संशोधक और संपादक यानी एडिटर की भूमिका निभाने वाला होना चाहिए, अर्थात उसके अनुवाद में तारतम्यता और अंतर संबंध बनाए रखने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि उबड़ खाबड़ अनुवाद ना रहे, उसको एक सिस्टमेटिकल वे में होना चाहिए, ताकि एक लाइन पढ़ने के बाद में दूसरी लाइन पढ़ने की इच्छा जागृत हो जाए पाठकों के मन में, ऐसा एक होना चाहिए। इसके अलावा पुनरीक्षक में सहज बुद्धि, विवेकपूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण का होना, एक ह्यूमन दृष्टिकोण या ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, एक विवेकपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू, एक सहज बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा उसे जनजीवन को प्रभावित करने वाले यांत्रिक परिवर्तनों, वैज्ञानिक खोज और औद्योगिक विकास से सामान्यतः परिचित होना चाहिए एक जो है अनुवादक को। इसके अलावा उसमें तटस्थता और निर्णय यानी कि इम्पोर्टिलिटी एंड डिटर्मिनेशन लेने की क्षमता होनी चाहिए, यानी निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, सबसे ज्यादा तटस्थ रहना चाहिए, किसी मुद्दे में एकाग्रता मतलब की वो तटस्थता होना चाहिए, यानी कि किसी के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए, एक सिंपल वे में लिखे होना चाहिए और किसी के प्रति झुकाव, किसी के प्रति लगाव नहीं होना चाहिए। तो ये एक पुनरीक्षक का गुण होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका, अनुवादक मूल्यांकन की क्या अवधारणा है, स्पष्ट कीजिए। असेसमेंट यानी ट्रांसलेशन क्वालिटी असेसमेंट और ट्रांसलेशन एवोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, प्रश्न ये पूछा गया, अनुवाद मूल्यांकन और अनुवाद अवधारणा में क्या अंतर है। इसमें देखिए इन दोनों शब्दों का संबंध अनुवाद की गुणवत्ता के परीक्षण से होता है। मूल्यांकन में यह देखा जाता है कि अनुदित पाठ मूल पाठ के स्तर का है अथवा नहीं है, इसको चेक किया था कि मूल पाठ से कितना गलत है कितना सही मिल रहा है, उसे मूल पाठ का सहपाठ माना जा सकता है अथवा नहीं माना जा सकता है, बस इसको जांचना मूल्यांकन कहलाता है। इसके साथ यह भी देखा जाता है कि मूल पाठ से अलग रखे जाने पर या स्रोत भाषा से अनभिज्ञ लक्ष्य भाषी द्वारा पढ़े जाने पर अनुदित पाठ में वह संदेश या आशय पूर्ण रूप से मिलता है या नहीं मिलता है जो मूल पाठ को पढ़ने से मिलता था। यानी कोई हिंदी की रचना है, उसको हिंदी पढ़ने में जो मजा आता है हिंदी भाषी प्रदेशों को, अगर उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट किया गया है तो अंग्रेजी वाले जब उसको पढ़ेंगे तो उतना ही मजा पाएंगे वो कि नहीं पाएंगे, इसको जांचना ही मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, उसका मूल्य उस भाषा में भी उतना ही है कि नहीं है, ये चीज परखना ही मूल्यांकन होता है। अंग्रेजी असेसमेंट और एवोल्यूशन के अर्थ में अंतर मिलता है, किंतु हिंदी के लिए एवोल्यूशन और असेसमेंट दोनों के लिए हिंदी में एक ही शब्द का प्रयोग है, मूल्यांकन। ठीक है, अनुवाद के मूल्यांकन और परीक्षण के संबंध में विद्वानों में काफी मतभेद रहा है। मूलनिष्ठ अनुवाद और लक्ष्य भाषा निष्ठ अनुवाद में कौन सा अच्छा अनुवाद है, इस बारे में कई पद्धतियों का विकास हुआ है। इन पद्धतियों को प्रभाववादी और व्यवहारवादी कहा जाता है। प्रभाववादी मूल्यांकन में समीक्षक या मूल्यांकन की एक विशेषज्ञ पाठक के रूप में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। व्यवहारवादी मूल्यांकन में संभावित पाठकों की प्रतिक्रिया के आधार पर अनुवाद की सफलता को मापा जाता है, जाना जाता है कि जो पढ़ने वाले लोग हैं
उन्होंने एक प्रकार से क्या किया, तो व्यवहारिक जो एक प्रकार से जांच होती है, मूल्यांकन, व्यवहारिक मूल्यांकन जो होता है वो एक प्रकार जनता या जो एक प्रकार से जो पढ़ने वाले लोग हैं उनका रिएक्शन क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। लेकिन एक दूसरा वर्ग होता है जिसको आप एक प्रकार से बोलते हैं प्रभाववादी मूल्यांकन। उसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े अनुवादक है, बड़े बड़े लेखक है, उन्होंने उस पर क्या रिएक्शन दिया है वो देखा जाता है। ठीक है, जैसे मूवी होती है, मूवी कोई आती है तो कुछ मूवी के एक प्रकार से जो रिएक्शन वाले होते हैं, मूवी को एक प्रकार से उसके एक्सप्लेनेशन करते बताते हैं, उसको रेटिंग देते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं रेटिंग देने वाले जो कि बहुत मूवी के बारे में जानते हैं, वो एक प्रकार से इंस्टाग्राम या ट्विटर पर या कुछ पर लिखते हैं कि भाई ये मूवी ऐसी है वैसी है, उसको रेट देते 5 स्टार 3 स्टार। और एक ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जाता है टाकीज में मूवी देखता है और मूवी उसको बहुत पसंद आती है, लेकिन जो लिखने वाले उन्होंने नहीं उसको पसंद किया, लेकिन उसको जनता ने पसंद कर दिया, तो व्यवहारवादी मूल्यांकन जनता वाला हो जाता है। ठीक है, ठीक है कि जनता को कितना पसंद आ रहा है। तो ये दो प्रकार से मूल्यांकन होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, अनुवाद समीक्षा का क्या अर्थ है, इसके उद्देश्य लिखिए। क्योंकि अनुवाद समीक्षा अनुवाद सिद्धांत का अनुप्रयोगात्मक पक्ष है। अनुवाद समीक्षा से आशय है मूल भाषा पाठ की तुलना में अनुदित पाठ के जो गुण दोष हैं उनके बारे में बताना। क्या क्वालिटी मूल पाठ में थी, क्या दोष मूल पाठ में थे, और क्या क्वालिटी और क्या दोष जो है लक्ष्य पाठ में है, दोनों को बताना। यह विवेचन समीक्षक के स्वेच्छाचार से नहीं बल्कि अनुवाद सिद्धांत की मान्यताओं के द्वारा ही एक प्रकार से अनुशासित होता है। अनुवाद समीक्षा में कई सारे उद्देश्य की पूर्ति होती है। पहला उद्देश्य है इससे अनुवाद कार्य के स्तर को उच्च करने में सहायता मिलती है। अनुदित पाठ के गुण दोष विवेचन से अनुवाद कार्य की त्रुटियों का ज्ञान होता है, क्या क्या गलतियां रह गई हैं, ताकि दोबारा कोई अनुवाद व्यक्ति करे तो ये गलतियां ना कर सके। इसके लिए एक समीक्षा जरूरी होती है, जिन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। इससे इसके फलस्वरूप अनुवाद कार्य के स्तर में सुधार होता है, अनुवाद की गुणवत्ता बढ़ती है। दूसरी बात, इससे अनुवादकों के समक्ष श्रेष्ठ अनुवाद का मानक उपस्थित होता है। एक समीक्षक जो होता है वो बताता है कि इस अनुवाद में कहां कहां पर क्या क्या गलतियां रही हैं, तो वो एक प्रकार से जब आगे कोई व्यक्ति अनुवाद करने आता है तो उसको वो गलतियां नहीं होती हैं उससे, क्योंकि वो उन गलतियों से सीख जाता है। गुण दोष विवेचन के उपरांत सुधरे हुए अनुवाद को अनुवादक अपना आदर्श मान करके अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। इस तरीके से एक अनुवादक के लिए बहुत एक आदर्श के रूप में तैयार हो जाता है, एक सांचा के रूप में बन सा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, अनुवाद की किसी एक समस्या को बताइए। देखिए, भाषा की संरचना भी अनुवादकों को परेशान करती है। भाषा की संरचना एक बहुत बड़ी समस्या है। भाषा की संरचना समान नहीं होती है, हर एक भाषा की अलग अलग होती है। इसीलिए अनुवादक अनुवाद करते समय अक्सर विशेषणों और संज्ञाओं के स्थान पर गलतियां कर देते हैं। इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है कि किस भाषा में जो विशेषण है, एडजेक्टिव है, वो कहां पर लगता है, कहां पर नहीं लगता है। अभ्यास के माध्यम से किसी भी चीज में विशेषज्ञता प्राप्त की जा सकती है। करत करत अभ्यास की जड़मति होती सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान, आप नीचे लिख सकते हैं। जब कोई अनुवादक लगातार अभ्यास करेगा तो भाषा के शैलियों को, उसके व्याकरण नियमों को पढ़ेगा, समझेगा, लगातार अभ्यास करेगा, तो वह इन तमाम प्रकार की समस्याओं को एक प्रकार से जो है समस्याओं के समाधान को ढूंढ लेगा। यह समस्याएं मतलब उसके समक्ष नहीं आएगी, अगर समस्या आएंगी तो उनसे वो निपटारा कर लेगा। अगला क्वेश्चन, आशु अनुवाद से क्या तात्पर्य है। क्योंकि यह एक प्रकार के दुभाषिया कर्म है। इसमें मूल वक्ता के वक्तव्य को लक्ष्य भाषा पाठ में दुभाषिया के रूप तत्क्षण भाषांतर किया जाता है। कहने का मतलब ये जैसे कि कोई एक व्यक्ति है जो अंग्रेजी नहीं जानता है, कोई दूसरा व्यक्ति जो हिंदी नहीं जानता है। एक व्यक्ति वह होता है जो आशु अनुवादक होता है, वह हिंदी भी जानता है, अंग्रेजी भी जानता है। तो हिंदी वाला कुछ कहता है तो उसको अंग्रेजी वाले को तुरंत बताता है अंग्रेजी में कन्वर्ट करके, अंग्रेजी वाला कुछ कहता है तो उसको हिंदी वाले को हिंदी में बताता है कन्वर्ट करके। ये होता है भाषा का काम, इसी को आशु अनुवाद कहा जाता है। आशु अनुवाद में तुरंत एक प्रकार से आपको अनुवाद करना होता है। इसमें आपको वक्त की कोई जरूरत नहीं होती, तुरंत मतलब बगल में उखड़ा है, बगल में उखड़ा है, इसको इसकी बात को उसको समझाना है, उसकी बात को उसको समझाना है। एक दुभाषिया होता है जो कि आप देखते हैं वो एक प्रकार समझाता है, तो ये आशु अनुवाद ऐसा होता है। इसके लिए आशु अनुवादक का भाषा ज्ञान गहन होना चाहिए, अत्यधिक प्रमाणिक होना चाहिए। अनेक महत्वपूर्ण भाषाओं, वार्ताओं, अनुबंधों आदि का अनुवाद करने के लिए उसे बिना किसी कोश या संदर्भ ग्रंथ के ही तत्काल करना पड़ता है, यानी कि कोई डिक्शनरी उसके पास नहीं होती है, उसको डायरेक्ट एक प्रकार से अनुवाद करना होता है। उसे केवल भाषा का ज्ञान ही नहीं अपितु उन दोनों देशों के इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। जिन दोनों देशों के बीच में, दोनों देश के जो जैसे बड़े बड़े देश के लोग जब इकट्ठा बैठते हैं, कोई भाषा नहीं जानता, कोई भाषा नहीं जानता, तो अनुवादक होते हैं उनके आशु अनुवादक। संस्कृति समाज का भी ज्ञान प्रचुर मात्रा में होना चाहिए दोनों देशों के। आज की इस प्रतिस्पर्धा परक दुनिया में आशु अनुवादकों की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है, नित्य प्रति बढ़ती जा रही है। अगला क्वेश्चन साथियों का, सहज अनुवाद किसे कहते हैं।
सहजानुवाद की अगर बात की तो इसकी सहजता और सरलता के कारण से इसे आदर्श अनुवाद भी कहा जाता है। इसमें अनुवादक स्रोत भाषा यानी मूल पाठ में अर्थ और शब्द के साथ अधिक निकट भाव के साथ सहज अनुवाद करता है। इसमें यह देखा जाता है कि अनुवाद बिना किसी आरोप प्रत्यारोप, ईर्ष्या, द्वेष, आग्रह, दुराग्रह आज सभी भावों से मुक्त रहे, जिससे पढ़ते समय पाठक को केवल अनुदित पाठ की गहराई, इसमें व्याप्त संवेदना और संप्रेषण की तीव्रता का ही ध्यान रहे। वो ये ना देखे कि जो है ये कैसा लिखा गया किस तरीके से, उसको उसमें वो घुल मिल जाए, उसमें एकदम से डूब जाए, ऐसा लिखा जाए। अगला क्वेश्चन, अनुवाद की प्रमुख सीमाएं क्या क्या हैं? देखिए अनुवाद की सीमाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहली बात तो इसकी भाषा परक सीमाएं हैं, ठीक है। दूसरी बात सामाजिक सांस्कृतिक सीमाएं हैं। तीसरी बात पाठ प्राकृति परक सीमाएं भी हैं, ठीक है। तो ये 3 सीमाएं होती हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अनुवाद प्रक्रिया किसे कहते हैं? देखिए प्रक्रिया शब्द अंग्रेजी के प्रोसेस शब्द से बना हुआ है, ठीक है। प्रोसेस शब्द जो प्रक्रिया के संयोग से बनकर के विशिष्ट क्रिया का बोध कराता है। किसी कार्य की प्रक्रिया या विशिष्ट क्रिया को जानने का अर्थ होता है कार्य को कैसे संपादित किया जाए। इस अर्थ में अनुवाद कर्म में हम स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा तक पहुंचने के लिए जिन क्रमबद्ध सोपानों से होकर के गुजरते हैं, उन क्रमबद्ध सोपानों को या सुनिश्चित उन सुनिश्चित और स्वदेश सोपानों को अनुवाद प्रक्रिया कहा जाता है। अनुवाद प्रक्रिया 3 प्रक्रिया, एक विश्लेषण होता है, पहले पाठ का विश्लेषण, फिर उसका एक प्रकार से अंतरण, उसके बाद में पुनर्गठन। इन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा अनुवाद जो है संपन्न होता है। नायडा द्वारा प्रतिपादित अनुवाद की प्रक्रिया के सोपान बताएं। पहला है विश्लेषण यानी एनालिसिस, दूसरा अंतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफरेंस, और तीसरा पुनर्गठन यानी कि इसको एक प्रकार से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करके उसको दूसरे तरीके से समझाना। अगला क्वेश्चन से छाया अनुवाद से आप क्या समझते हैं? छाया अनुवाद देखिए स्रोत भाषा पढ़ने के बाद में अनुवादक जो समझता है, अनुभव करता है तथा उसके मन पर जो उसका प्रभाव पड़ता है, उसकी जो छाया पड़ती है उस मूल पाठ की, उसके संदर्भ में वह मूल पाठ का लक्ष्य भाषा में जिस प्रकार कथ्य का रूपांतरण करता है उसे छाया अनुवाद कहा जाता है। इसमें अनुवादक को पूरी छूट होती है कि वह मुख्य भाव को लेकर के लक्ष्य पाठ की रचना करे। इस प्रकार अनुवाद छाया अनुवाद में मूल पाठ की छाया मात्र होती है। यानी जैसा अनुवाद, देखिए पहले क्या होता है, शब्द टू शब्द अनुवाद इसमें नहीं होता है। वो पहले जो लिखा हुआ है उसको पहले पूरा पढ़ेगा, उसके भाव को समझेगा कि ये मूल पाठ जो है कह क्या रहा है, जो चीजें लिखी है वो कह क्या रही हैं, उसको खुद समझ लेगा। उसको खुद समझने के बाद उसके मूल भाव के साथ वो लक्ष्य भाषा में प्रवेश करेगा और लक्ष्य भाषा में उन्हीं भावों को अपने हिसाब से वो बयां करेगा ताकि पाठक को पढ़ने में रुचि हो, ठीक है। वो एक टू शाब्दिक अनुवाद नहीं करेगा। जैसे कि आप देखते हैं जो तमाम कविताओं का अनुवाद होता है बेसिकली वो छाया अनुवाद ही होता है। उसमें भावों को समझाया जाता है और भावों को एक प्रकार से लिखा जाता है। बेसिकली आप देखते हैं उसमें शैली भी थोड़ी अलग हो सकती है, भाषा एक प्रकार से कि जो एक प्रकार से लेखन की शैली वो भी अलग हो सकती है, लेकिन मूल भाव जो रहेंगे वही रहेंगे। अर्थात उसके कथ्य का अनुकूलन लक्ष्य भाषा की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों के अनुसार किया जाता है। यह एक प्रकार का रूपांतरण है जो देशीयता के पुट के कथ्य को सशक्तता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये छाया अनुवाद होता है। अगला आपका है अनुवाद और टीका अनुवाद पर टिप्पणी कीजिए। देखिए अनुवाद शब्द वद धातु से निर्मित है। वद का अर्थ होता है बोलना या कहना। वद धातु में घे प्रत्यय लगाते हैं तो आपका वाद बनता है, जिसे अनु उपसर्ग लगाने के बाद में अनुवाद बनता है। अनु उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग पहले लगता है प्रत्यय बाद में लगता है। उपसर्ग और प्रत्यय लगने से शब्दों का अर्थ बदल जाता है। धातुओं में जो है बेसिकली धातुओं से एक प्रकार शब्दों की उत्पत्ति होती है, उन्हीं धातुओं में प्रत्यय और उपसर्ग लगा करके तमाम शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो जो अनु उपसर्ग है वो एक प्रकार से वाद में लगाया जाता है, वाद माने विचारधारा, तो एक प्रकार से अनु माने दोबारा पुनः, ठीक है। तो उससे क्या बनता है? अनुवाद बनता है। अनु का अर्थ होता है बाद या उपरांत, अतः अनुवाद का अर्थ होता है किसी के कहने के उपरांत कहना या पुनः कथन या अनुकथन या अनुवचन। भारत में अनुवाद की परंपरा बहुत पहले से शुरू हो गई थी। अनुवाद शब्द का प्रयोग प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मिलता है। संस्कृत साहित्य में भाषांतर और रूपांतर के लिए अनुवाद शब्द के अतिरिक्त छाया शब्द का प्रयोग है, टीका शब्द का प्रयोग है, भाष शब्द का प्रयोग है। तो टीका मतलब यही होता है जब एक प्रकार से, जैसे आप देखिए टीका लिखी जाती है, कई भाषाओं की टीका लिखी जाती है दूसरी भाषा में या व्यवहारिक भाषा में ताकि उसको लोग समझ सके। कभी कभी हिंदी की मतलब किसी रामचरितमानस की टीका भी लिखी जाती है, उसका अर्थ टीका लिखी थी। तो सरल भाषा टीका से संस्कृत की टीकाएं लिखी जाती तमाम सारी। संस्कृत में इसके अतिरिक्त अनुवाद के समकक्ष भाषा अनुवाद शब्द भी मिलता है। भाषा अनुवाद प्राकृत आदि भाषा अनुवाद प्राकृत और लोक भाषाओं के संस्कृत रूपांतरण को कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे टीका अनुवाद भी कहा जाता है। टीका अनुवाद एक प्रकार से बेसिकली अनुवाद का ही एक रूप होता है जो संस्कृत में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन सत्य लघु उत्तरीय के हैं। ज्ञान के साहित्य
ज्ञान के साहित्य के अनुवाद के लिए किस मिशन की को शुरू करने का सुझाव दिया गया? तो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन को एक प्रकार से ज्ञान के साहित्य का अनुवाद करने के लिए जो है राष्ट्रीय अनुवाद मिशन को कहा गया। केंद्र सरकार ने ज्ञान के साहित्य के अनुवाद का कार्य किसे सौंपा? भारतीय भाषा संस्थान मैसूर को सौंपा था। पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं? पारिभाषिक शब्दों के संग्रह को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। पारिभाषिक शब्दावलियों की अगर बात की जाए तो इसका अर्थ सुनिश्चित होता है, इसका अर्थ जो एक प्रकार से बताया जाता है वही होता है, उसके अलावा उसका कोई अर्थ दूसरा नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सुपरन्यूशन का अर्थ क्या होता है? पद मुक्ति। अपरिहार्य का अंग्रेजी शब्द अनअवेलेबल। ठीक है, अनवेलेडेबल का मतलब होता है अपरिहार्य। एजेंडा का हिंदी पर्याय पूछा गया 2023 में क्वेश्चन, कार्यसूची एजेंडा को कहते हैं। एक निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं पारिभाषिक शब्द। जो एक निश्चित अर्थ को बोध कराते हैं उसके अलावा उसका अर्थ नहीं होता है, बस वही अर्थ होता है, उसी के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसकी एक परिभाषा दी जा सकती है। अनुवाद करते समय किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग। रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, गणित विषयों से संबंधित शब्दावली क्या कहलाती है? तो वैज्ञानिक शब्दावली कहलाती है। पारिभाषिक शब्दावली बनाने का काम व्यक्तिगत तौर पर सर्वप्रथम आरंभ करने वाले व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर रघुवीर सहाय ये है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी प्रश्नों को। रिवीजन क्लास हो रही तो ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं आपकी परीक्षा, अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली सरकारी संस्था वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का स्थायी आयोग है, वही एक प्रकार से पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण करता है। जैसे किसी चीज का रिसर्च हुआ, कोई नई एक प्रकार से भाषा आई मार्केट में, तो उन सभी का रिसर्च जो होता है, कोई रिसर्च हुई, कोई शब्दावली है, तमाम शब्द नए नए आते, तो उन सभी को शब्दों को हिंदी में क्या कहा जाएगा? जैसे जर्मनी में कोई शोध हुआ, जर्मनी भाषा में, जर्मन भाषा में होगा, उसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? तो परिभाषित शब्द के द्वारा वो डिसाइड होता है। वो आयोग यही आयोग बनाता है कि कौन शब्द कहा जाएगा। अनुवाद कार्य में भी शब्दों का तथा वाक्य रचना का वही महत्व होता है जो साहित्य सृजन में होता है। बिल्कुल ठीक बात है। पुनरीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अनुवाद कार्य में सटीकता लाने के लिए, ताकि अनुवाद सही हो, इसके लिए पुनरीक्षण किया जाता है। पुनरीक्षण का अर्थ क्या होता है? फिर से उसको देखना, फिर से नजर डालना, ताकि कोई गलती हुई हो तो उस गलती को सुधारा जा सके। पुनरीक्षक होता है, जांच करता होता है, जो चेक करता है कि क्या चीजें गलत है क्या सही। जैसे कि आपने मास्टर आपके जो है चेक करते होंगे कि आपने नकल लिखा तो क्या गलतियां थी, उसको भी साथ में सुधार देते थे। स्रोत भाषा के पाठ की कथ्य और शैली की अनुवाद में रक्षा हुई है अथवा नहीं है, यह कौन देखता है? ये पुनरीक्षण में देखा जाता है, पुनरीक्षक देखता है। यदि अनुवादक विषय विशेषज्ञ होता है तो पुनरीक्षक को भी होना चाहिए विभाषा विशेषज्ञ। अगर अनुवादक विषय का विशेषज्ञ है तो पुनरीक्षक जो उसका जांच करता होता है कि अनुवाद सही है कि गलत है, उसको जानने वाला जो होता है, उसके पास भाषा की विशेषज्ञता होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है। अनुवादक मूलार्थ या विचार अथवा संकल्पना को अनुवाद में सही और पूर्ण तथा दक्षता पूर्ण कर पाया है अथवा नहीं कर पाया है, यह देखना किसका काम होता है? तो पुनरीक्षक का काम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुनरीक्षक को पुनरीक्षण एवं संशोधन करने के बाद अनुदित सामग्री का नीरछीर विवेक भाव से कैसे मूल्यांकन करना चाहिए? तो तटस्थ भाव से, यानी कि किसी के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति लगाव नहीं होना चाहिए, एकदम से तटस्थ होकर के जो वास्तव है उसी को बताना चाहिए कि क्या गलतियां, उस गलती को तुरंत सुधारा जाए। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। कहने का तात्पर्य नीरछीर वाले क्या होता है कि जैसे कि आप देखते हैं नीरछीर विवरण समय बक उघरत तहिकाल, यानी बगुला और हंस में अंतर कैसे पता चलता है? जब दूध और पानी को अलग करने की बात आती है, यानी बगुला जो होता है उसके वो जब दूध में अपना चोट डालेगा तो दूध फटेगा नहीं, लेकिन जब एक प्रकार से जो हंस होता है उसके मतलब कि मुख में एक अम्ल होता है, तो वो जब इससे पड़ता है दूध में तो दूध फट जाता है, यानी दूध का थक्का थक्का हो जाता है, और जो पानी होता है उसका अलग हो जाता है। यानी नीरक्षीरण दूध से पानी निकालने में तब पता चलता है कि बगुला कौन है, और एक प्रकार से ये एक वो है, मुहावरा है, लोकोक्ति है। ठीक है, ये चीजें किसी वस्तु की उपयोगिता, गुण, महत्व आदि का होने वाला अंकन कहलाता है, उसी को मूल्यांकन कहते हैं। जब किसी वस्तु की कितनी उपयोगिता है, जितनी उपयोगिता स्रोत भाषा में थी उतनी उपयोगिता लक्ष्य भाषा में है कि नहीं है, इसको जांचने के लिए ये किया जाता है मूल्यांकन। गुण, महत्व क्या है उसका, तो ये चीजें एक प्रकार से मूल्यांकन कहलाता है जब आंका जाता है किसी को। ठीक है, किसी मूल पाठ के अनुवाद का स्रोत भाषा में पुनः अनुवाद किया जाना क्या कहलाता है? तो पुनर्नुवाद कहलाता है। हास्टम, नाइडर और टेलर आदि विद्वानों ने अनुवाद मूल्यांकन के लिए किस पद्धति को अपनाया है? तो पाठक की अनुक्रिया पद्धति को अपनाया है। देखिए मैंने आपको बताया दो प्रकार के, एक प्रकार से अनुक्रिया होती है, एक होती पाठक की अनुक्रिया और एक होती है जो बड़े बड़े विद्वान है उनकी अनुक्रिया। नाइडा, टेलर और ये सब कहते फास्टर,
कि भाई अनुवाद वही अच्छा होता है या मूल्यांकन वही अच्छा होता है जो कि प्रकार जनता सिग्नेचर कर दे कि हाँ बिल्कुल सही है, बस वही मान्य है। बाकी विद्वानों को नहीं, विद्वानों के लिए नहीं लिखा जाता कोई चीज, पाठकों के लिए लिखा जाता है। तो विद्वान वर्ग क्या कहता है उससे नहीं मतलब है, पाठक वर्ग क्या कह रहा है वो मतलब है। अनुदित पाठ में उन सभी सूचना तत्वों का आना आवश्यक होता है जो मूल पाठ में अभिप्रेत है। यह आयाम कहलाता है जिसको मूल निष्ठता कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मूल्यांकन प्रणाली में अनुवाद सिद्धांत किस नियम की विशेष भूमिका है? क्षतिपूर्ति नियम की। बिल्कुल, अनुवाद सिद्धांत का अनुप्रयोगात्मक पक्ष है अनुवाद समीक्षा। प्रशासनिक अथवा कार्यालयों से संबंधित साहित्य का अनुवाद कहलाता है, तो प्रशासनिक अनुवाद कहलाता है वो। प्रशासनिक द्विभाषा अनुवाद कब से लागू होने लगा है? राजभाषा अधिनियम 1963 से लागू होने लगा है। ये सब बातें ध्यान रखिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने देखा होगा एजुकेशन का जो है एमसीक्यू द्वारा मॉडल पेपर आ चुका है, ठीक है। और ये हिंदी का भी जो है ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर जल्द ही आपका आ जाएगा, तो परेशान ना हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। अगर आपको हमारे पीडीएफ प्राप्त करने हमारे साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। केवल 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी। 9161936062 पर आपको जुड़ना है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, क्या अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम करके आपको भेज दीजिएगा। आपके लिए क्रैश कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स हो, जैसे ये क्लास हुई है इसका जो पीडीएफ नोट्स है आपको मिल जाएगा। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, लिखित भी ऑब्जेक्टिव भी। जैसा ही आपका पेपर होता है सब कुछ आपको मिलेगा। मात्र 100 रुपए फीस में सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, जिसमें आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा भी शामिल होगा, यानी कि को करिकुलर भी आपका शामिल होगा। मेजर माइनर को करिकुलर सबका मिलेगा आपको। केवल 100 रुपए फीस में आपके पास स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको केवल 100 रुपए फीस जो है जमा कर देनी होगी। उसके बाद आपको जोड़ दिया जाएगा ग्रुप से, ठीक है। वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। अब आपके लिए एक प्रकार से क्या है कि एग्जाम आपके नजदीक है, तो आपके लिए एक प्रकार से मैराथन क्लास, महासंग्राम वीडियो यही सब आएगी, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसमें केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा सब कुछ मिलेगा केवल 100 रुपए फीस में। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।